guys, so this is the next lecture on group theory, जो कि बेसिकली ग्रुप थ्योरी का लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें अभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। कि अगर आपके पास कोई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है तो आप उस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वगैरह कैसे निकलते हैं, जैसे कि रोटेशनल मोड्स होते हैं, रमन मोड्स होते हैं, आईआर मोड्स होते हैं, तो वो कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले अगर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ईटा आईआर, यानी कि मोड्स, ये हमका क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/h समेशन सिग्मा समेशन xi yi zi, जहां पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n टर्म्स तक जाएगी। कि बेसिकली हम x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 ऐसे करके n टर्म्स तक जितना भी हमको टेबल गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। h यहाँ पे ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है कि जैसे कि अगर हम C2v पढ़ते हैं, C2v कैरेक्टर टेबल के लिए अगर मुझे रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करना है तो मुझे h की जगह पे 4 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि C2v कैरेक्टर टेबल में h जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। ओके, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखे तो कैसा लिख सकता हूं कि ईटा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1/h x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा आगे की साइड। सो दैट इसमें जो फर्स्ट टर्म है x1, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो x1 है रिप्रेजेंट करता है करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा टर्म है इसमें y1 रिप्रेजेंट करता है करेक्टर ऑफ आईआर, दैट मींस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा टर्म है Z1, ये रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, जो सिमेट्री एलिमेंट ले रहे हो ना, जैसे कि C2 में सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, C2 होता है, तो उनका कोफिशिएंट क्या है, उस कोफिशिएंट को Z रिप्रेजेंट करेगा, IR के कैरेक्टर को Y1 रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसके कैरेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका x1 रिप्रेजेंट करेगा। सो हम C2v कैरेक्टर टेबल लेके देखते हैं और C2v कैरेक्टर टेबल में हम रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कन्वर्ट करके देखते हैं रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम C2v कैरेक्टर टेबल लिख लेते हैं। अब हम C2v कैरेक्टर टेबल के लिए रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि बेसिकली क्या आता है। सो जब हम C2v के लिए रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला तो हमको पता है कि फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फॉर्मूला है ईटा आईआर इज इक्वल टू 1/h x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 एंड सो ऑन, ऐसा करके चलता रहेगा। x1 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर को, तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर ये है, ये x1 y1 z1 ऐसे करके आएगा। उसके बाद मतलब x1 आएगा, फिर x2 ऐसे करके आएगा। उसके बाद y1 हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, कैरेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। z1 किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा, ईटा आईआर इज इक्वल टू C2v के लिए जो हमारा ऑर्डर होता है फॉर C2v कैरेक्टर टेबल h इज इक्वल टू 4 होता है। क्यों? क्योंकि एक E है, एक C2 है, एक सिग्मा xz और एक सिग्मा yz है, मतलब ऑर्डर 4 होता है। सो वी कैन राइट 1/4 ओवर हियर। हमको लिखना है x1 y1 z1। तो सबसे पहला कैरेक्टर देखो, पहला आईआर जो है वो क्या है, a1 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पहले आईआर पे a1 लिख रहा हूँ क्योंकि हम सबसे पहले a1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो दैट a1 इज इक्वल टू, सिमिलरली a2 कैलकुलेट करेंगे, देन b1 कैलकुलेट करेंगे, देन b2 कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4 x1 हमारा कितना है 9 इंटू y1 कितना है 1 और z1 भी कितना है 1, तो 1 इंटू 1 दैट्स इट, क्योंकि ये 1 है और e का कोफिशिएंट कितना है वो भी 1 है। उसके बाद x2 पे आ जाओ, कितना है ये माइनस का 1, y2 कितना है 1 और ये भी कितना है 1, सो दैट 1 इंटू 1। फिर उसके बाद इस पे आ जाओ 3 1 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। उसके बाद लास्ट वाले पे आ जाओ, कितना है 1, सो दैट 1, ये भी 1 है और सिग्मा xz का कोफिशिएंट भी कितना है 1, सो दैट 1 इंटू 1 इंटू 1। सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो a1 इज इक्वल टू आएगा 1/4, ये हो जाएगा 9, इट बिकम्स -1, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 1, सो 3 + 1। When you solving it, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 9
और ये -1 से +1 करके 9 3 12, तो 12/4 बिकम्स 3। दैट मीन्स A1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है? 3 आ गई है। A1 कितना आ गया? A1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे A2, B1 एंड B2। तो A1 3 आ गया, इसको मैं यहां से रफ करता हूं। A1 हमने निकाल लिया कि A1 को साइड में लिख लेते हैं कि A1 जो हमारा आ चुका है वो 3 आ गया है। दैट्स इट। A1 हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब A1 को यहां से रफ करते हैं। अब हम निकाल के देखते हैं B1, सॉरी A2। तो जब हम A2 निकालेंगे तो A2 इक्वल टू सिमिलर आएगा 1/4। 1/4 9 इंटू 1 इंटू 1 9 हो गया। -1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया। 3 इंटू -1 इंटू 1 माइनस का 3 हो गया। 1 इंटू -1 इंटू 1 माइनस का 1 हो गया। दैट्स इट। तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 9 माइनस 5 इट बिकम्स 4/4 इट इक्वल टू 1। तो A2 की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई? 1 आ गई। A1 आया 3 बट A2 कितना आया? 1 आ गया। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट नाउ B1। सिमिलरली हम B1 कैलकुलेट करेंगे तो B1 कितना आ जाएगा? 1/4 ऑर्डर है, तो देखो 9 इंटू 1 इंटू 1 तो 9 ही हो जाएगा। उसके बाद -1 इंटू -1 +1 इंटू 1 तो प्लस का 1 हो गया। फिर 3 इंटू 1 इंटू 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा। 1 इंटू -1 +1 तो माइनस का 1 हो गया। -1 से +1 कैंसिल, 9 3 12 हो जाएगा। सो दैट B1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12/4 इट बिकम्स 3। तो B1 भी हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं B1 बिकम्स 3। तो B1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 3 आ गई। लास्ट कैलकुलेट करेंगे B2। तो जब आप B2 कैलकुलेट करोगे इन अ सिमिलर मैनर तो B2 इज इक्वल टू 1/4 9 इंटू 1 इंटू 1 9 -1 इंटू -1 +1 इंटू 1 1 आ जाएगा। 3 इंटू -1 +1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा। दैट्स इट। तो B2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 9 12 11 - 3 8 हो गया। सो इट विल बिकम्स 2। तो B2 की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 2 आ रही है। B2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? अगर हम B2 टोटल निकाल के देख रहे हैं सो इट इज 2। सो अब अगर मैं टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, ठीक हो गया। सो इसलिए अगर मैं टोटल रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो इट विल बी कितना हो जाएगा? रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे C2 के लिए टोटल लिखना है तो A1 मेरा 3 आया ना, सो इट इज 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। कितना निकल कर आ गया? ये हमारा आ गया 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस का 2B2। दिस इज ऑल अबाउट रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ रिड्यूसिबल इनटू इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। के बाद हम जब देखेंगे तो हमारे इस तरीके से वैल्यूज आती है। अब हमको जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं A1 A2 जो हमने निकाल रखा है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसी का एक एप्लीकेशन पार्ट बनता है कि हमको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एक्सप्लेन करने होते हैं। अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, रमन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, IR मोड होते हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स होते हैं। तो वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है हमको वो निकाल कर अब बेसिकली देखने हैं। तो एग्जाम में जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरी कैरेक्टर टेबल गिवन होगी। दैट मींस उसमें जो ट्रांसलेशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी गिवन होगी। सो अब हम देखते हैं मतलब एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, जो अभी हमने मोड्स IR निकाला, रिड्यूसिबल को इरिड्यूसिबल में कन्वर्ट किया, तो हमने IR वाटर मॉलिक्यूल यानी कि C2 पॉइंट ग्रुप के लिए क्या निकाला? 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस 2B2। मैंने वहां पे RR लिख दिया था ना, बेसिकली वो IR था। ठीक है, ये IR का हमने कन्वर्ट करके निकाल दिया है, वो इतना निकल कर आया है। अब होता क्या है, बेसिकली जो हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, रमन मोड, IR मोड यानी कि टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास कैरेक्टर टेबल है। जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कैरेक्टर टेबल गिवन होगी। अगर कैरेक्टर टेबल गिवन नहीं है तो फिर टफ पड़ जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन लेफ्ट ही करना होगा। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम में इतना बड़ा कैरेक्टर टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे। याद है तो अलग बात है। सो दैट यहां पर ये जो निकल कर आया ना 3A1 प्लस A2 प्लस 3B1 प्लस B2, ये हमारा टोटल वाइब्रेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। जो पॉइंट ग्रुप आप देख रहे हो, दिस इज आवर टोटल वाइब्रेशन। ये हमारा टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कह सकते हो। दैट मींस टोटल मोड्स जो होंगे हमारे, टोटल मोड्स ये होते हैं।
जो हमने रिड्यूसिबल को इरेड्यूसिबल में कन्वर्ट करके ये निकाला हुआ हमारा टोटल मोड्स हैं। इन्हीं टोटल मोड्स में वाइब्रेशनल मोड्स भी होंगे, ट्रांसलेशनल भी होंगे, रोटेशनल भी होंगे, आईआर भी होंगे, रमन भी होंगे। सो दैट टोटल मोड्स में इसमें रोटेशनल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी होंगे, रोटेशनल मोड्स भी होंगे, इसमें हमारे ट्रांसलेशनल मोड्स भी होंगे, ट्रांसलेशनल मोड्स भी होंगे, और इसके अंदर हमारे वाइब्रेशनल मोड्स भी प्रेजेंट होंगे, वाइब्रेशनल मोड्स भी प्रेजेंट होंगे। अब हमको इन टोटल में से इनको अलग अलग करके निकालना है, रोटेशनल को अलग, ट्रांसलेशन को अलग, वाइब्रेशन को अलग, सबको अलग अलग करके निकालना है। सो दैट अगर मैं यहाँ पे मोड्स देखूं कि A1, ठीक है, A1 क्या होगा, A2 है हमारे पास, अलग अलग मोड्स है ना। सो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो A1 और क्या है हमारा A2 एंड B1 एंड B2, ये अलग अलग चार चीजें हैं हमारे पास, A1 A2 B1 B2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें सिर्फ A1 ही ऐसा है जिसमें कोई रोटेशनल एक्सेस नहीं आ रहा है, मतलब RX RY RZ A2 B1 B2 तीनों में आ रहा है, बट Z ही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ A1 में, यानी कि A1 में कोई भी रोटेशनल एक्सेस नहीं है। अगर A1 में कोई भी रोटेशनल एक्सेस नहीं है तो इन सभी में, ये जितने भी मोड्स हैं इन सभी में सिर्फ A1 ही होता है जो कि अकेला रोटेशनल मोड्स को शो नहीं करता। A1 इज नॉट इक्वल टू रोटेशनल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, बाकी के सभी रोटेशनल मोड्स में काउंट होंगे, रोटेशनल मोड्स के अंदर आएंगे। सिमिलरली अगर हम दोबारा से बात करें A1 A2 B1 और B2 में, तो एक और कॉमन चीज हमें देखने के लिए मिल रही है कि इसमें एक A2 ही ऐसा है जिसमें X Y Z नहीं आ रहे हैं, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही आ रहा है, बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड नहीं आ रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि A2 ही एक अकेला ऐसा है जिसमें ट्रांसलेशनल मोड्स नहीं होंगे, बाकी की सभी में ट्रांसलेशनल मोड हो सकते हैं, बाकी के सभी में ट्रांसलेशन मोड्स हो सकते हैं। सो अगर मुझे लिखना है कि रोटेशनल मोड्स क्या होगा, इफ यू वांट टू राइट रोटेशनल मोड, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोड लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, कैरेक्टर टेबल हमारे सामने, कैरेक्टर टेबल हमारे सामने, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे सामने, ये मैंने लिख के दिखा दिया कि A1 हमारा रोटेशनल मोड नहीं है और A2 हमारा ट्रांसलेशनल मोड नहीं है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोड्स लिखने हैं या सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रांसलेशनल मोड्स लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। अगर हम ओनली लिखना चाहते हैं रोटेशनल मोड्स, सो रोटेशनल मोड्स में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ A1 नहीं आएगा, तो A1 को छोड़ देते हैं, सो दैट A2 प्लस 3B1 प्लस का 2B2, A2 प्लस का 3B1 प्लस का 2B2। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, जब हम मोड्स की बात करते हैं ना तो मोड्स लिखते टाइम ये जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट्स को नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए कोफिशिएंट्स को हम यहां से हटा दें। मोड्स लिखते टाइम हम इन कोफिशिएंट्स को नहीं लिखते हैं, सिर्फ जो भी IR है सिर्फ उसी को लिखा जाएगा बस। सो दैट A2 प्लस B1 प्लस B2। और अगर मुझे ट्रांसलेशनल मोड्स लिखने हैं, इफ यू वांट टू राइट ट्रांसलेशनल मोड्स, अगर ट्रांसलेशनल मोड्स लिखने हैं तो ट्रांसलेशनल मोड्स में सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं आएगा, A2 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा है। तो हमारा A2 को छोड़ दो, क्या बचा, A1 प्लस B1 प्लस का B2। ये हमारा रोटेशनल मोड्स भी आ गया और ट्रांसलेशनल मोड्स भी आ गया। अब मुझे निकालना है वाइब्रेशनल मोड्स। सो बेसिकली वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल मोड्स, आपके टोटल मोड्स जो भी हैं उन टोटल मोड्स में से आप माइनस कर दो रोटेशनल मोड्स को प्लस ट्रांसलेशनल मोड्स को। ये फॉर्मूला होता है वाइब्रेशनल मोड्स का कि अगर आपको वाइब्रेशनल मोड्स निकालने हैं तो वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए आप टोटल मोड्स में से रोटेशनल मोड्स प्लस ट्रांसलेशनल मोड्स को माइनस कर दो, सो दैट ये कितना आ जाएगा। अब इसको निकाल के देखना है हमें। सो ऊपर का पार्ट मैं रफ कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर कि वाइब्रेशनल मोड्स मुझको कैलकुलेट करने, वी वांट टू कैलकुलेट एट वाइब्रेशनल मोड्स। हमको वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट करना है और हमको टोटल मोड्स तो पता है। टोटल मोड्स क्या है, 3A1 प्लस A2 प्लस का 3B1 प्लस का 2B2। ये क्या है, हमारे टोटल मोड्स है। ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा और नीचे लिख लेता हूं। 3A1 प्लस A2 प्लस का 3B1 प्लस का 2B2।
माइनस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल ये लिखा हुआ है A1 प्लस A2 इतना ही, A1 प्लस A2 माइनस है ना, तो माइनस का A1 माइनस का A2 हो जाएगा। B1 और B2 जुड़ेगा तो 2B1, तो माइनस का 2B1 हो जाएगा और माइनस का 2B2 हो जाएगा। B1 प्लस B2 2B2 हो जाएगा, बट माइनस है ना तो माइनस 2B2 हो जाएगा। अब वाइब्रेशनल मोड्स अगर हमको निकालने सो दैट वाइब्रेशनल मोड्स इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो 2B2 से 2B2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2B2 और ये माइनस का 2B2 और कुछ कैंसिल हो रहा है। 3A1 में से A1 जाएगा तो कितना बचेगा 2A1 प्लस A2 से माइनस A2 कैंसिल हो जाएगा और 3B1 में से 2B1 जाएगा तो सिर्फ प्लस का B1 बचेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो C2V कैरेक्टर टेबल है उस C2V कैरेक्टर टेबल में जो वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं वो 2A1 प्लस B1 होते हैं। ये जो हमारी टेबल है C2V कैरेक्टर टेबल, अगर इसमें आपको ट्रांसलेशन मोड देखना है तो ये लिखा हुआ है, रोटेशनल मोड्स इसके ये हैं, और अगर सिर्फ आपको वाइब्रेशनल मोड देखना है तो वाइब्रेशनल मोड क्या है, सिर्फ 2A1 प्लस B1। अब इसके बाद इसमें बारी आती है IR मोड एंड रमन मोड की। तो बेसिकली IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं कि वाइब्रेशनल मोड्स में ही जो IR और रमन आता है वो वाइब्रेशन के अंदर ही होता है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, IR एक्टिव मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन जो हमने निकाले हुए हैं, वाइब्रेशन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मतलब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो हमने निकाले हुए हैं, इसमें IR एक्टिव कौन है। तो अगर आपको IR एक्टिव चेक करना है तो IR एक्टिव चेक करने के लिए वाइब्रेशन में अगर आपको IR चेक करना है तो हमेशा चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग हम चेक करेंगे। सो अगर मैं यहां पर देखूं, मुझे बस ये चेक करना है कि जो हमारा ये A1 B1 आ रहा है इसमें यहां पर जो हमारे ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाले जो एक्सिस थे एक्स आर वाई जेड, इसमें वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ये IR एक्टिव है, नहीं है तो नहीं होंगे। देखो A1 है ना, तो A1 के सामने Z है, दैट मींस इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एक्स वाई जेड होना चाहिए, Z है। B1 के आगे देखो X है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करिए। सो अगर मुझे IR एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लिखना है C2V के लिए तो वो कितना हो जाएगा 2A1 प्लस का B1, कितना हो जाएगा 2A1 प्लस B1। ये हमारा IR मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ गया, ये IR मोड्स ऑफ वाइब्रेशन आ गया 2A1 प्लस B1, 2A1 प्लस B1 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे दूसरा कैलकुलेट ये करने के लिए कहा जा रहा है कि अब आप IR एक्टिव तो निकाल दिया, अब आप रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकाल दो। क्या निकाल दो, IR एक्टिव के बाद हमसे कहा जा रहा है रमन एक्टिव निकालो। तो बेसिकली अब देखो रमन एक्टिव कैसे निकालेंगे, रमन एक्टिव निकाल रहे हैं तो रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, क्वाड्रेटिक एक्सिस देखनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, दैट मींस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हमको चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये चेक करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको चेक करूं कि ये रमन एक्टिव है कि नहीं है, यानी कि रमन एक्टिव मोड्स वाइब्रेशन है या नहीं है, रमन एक्टिव चेक करने के लिए अगर मैं चेक करूं A1, तो A1 के आगे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आ रहा है, B1 के आगे भी एक्स जेड आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म तो सेटिस्फाइड कर रही है। सो ये दोनों ही मोड्स 2A1 प्लस B1 रमन एक्टिव भी हैं, IR एक्टिव तो हैं लेकिन साथ ही साथ ये रमन एक्टिव भी हैं। तो इन ऑल ओवर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टोटल मोड्स आ रहे हैं ये रमन एक्टिव और IR एक्टिव दोनों ही हैं। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बोथ IR एक्टिव एंड रमन एक्टिव कौन है, तो ये दोनों ही, बोथ अगर IR एक्टिव रमन एक्टिव पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी क्या होगा, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए बोथ IR एंड रमन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, रमन एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो बोथ अगर पूछा जाएगा तो बोथ में तो दोनों कंडीशन देखनी है ना, और दोनों कंडीशन अलग अलग जगह पे सेटिस्फाइड हो रही है। सो बोथ में अगर हम निकाल के देखें बोथ IR एंड रमन, तो उसका आंसर भी क्या आएगा 2A1 प्लस का B2।
क्योंकि IR को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और ये रमन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से रमन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, एक्टिव मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ग्रुप थ्योरी के एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो हम ग्रुप थ्योरी का फुल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जीरो टू बॉटम। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर अब देखेंगे किस टॉपिक पे कवर करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ग्रुप थ्योरी का लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।